Hello friends, welcome to the channel Eco for All। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम को किस तरीके से इनकम मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, ये टॉपिक समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, इनकम मेथड। According to this method, national income is measured in the terms of payment made to the primary factor of production। इनकम मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें मेजर करना होता है कि कितनी पेमेंट जो प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके लिए की जा रही है। मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होने वाले प्राइमरी फैक्टर्स हैं या जो बेसिक इनपुट्स हैं उनके लिए जितनी भी पेमेंट हो रही है उनका सम टोटल होता है नेशनल इनकम। इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कुछ स्टेप्स हैं। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस विच एम्प्लॉय फैक्टर इनपुट। सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम एंड थर्ड इज एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इन तीनों स्टेप को एक एक करके हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस विच एम्प्लॉय फैक्टर इनपुट। इस स्टेप के अकॉर्डिंग हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली है आइडेंटिफाइंग द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस विच एम्प्लॉय द फैक्टर इनपुट। मतलब ऐसी फर्म्स या फैक्ट्रीज को हम आइडेंटिफाई करें जो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको एम्प्लॉय करिए, उनको यूज करिए अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में। सेकेंड है क्लासिफाइंग द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। All producing enterprises can be classified under 3 heads: primary sector, secondary sector and tertiary sector। एक हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी फैक्ट्री या फर्म क्या गुड प्रोड्यूस कर रही है, उसमें कौन से फैक्टर इनपुट्स को एम्प्लॉय कर रही है, यूज कर रही है। आइडेंटिफाई करने के बाद ये ज़रूरी है कि हम उन सारी फर्म्स या फैक्ट्रीज, उन सारी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस को क्लासीफाई करें मतलब उनको तरीके का वो वर्क कर रही हैं, उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग या जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग उनको हम इकोनॉमी के 3 डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर दें। वो 3 डिफरेंट सेक्टर क्या क्या हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। जो सेकेंड स्टेप था कि क्लासिफाइंग ऑफ फैक्टर इनकम, यानी फैक्टर इनकम के कंपोनेंट क्या क्या है, फैक्टर इनकम को किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फैक्टर इनकम के यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स बताए गए हैं। पहला है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, सेकेंड NFIA, थर्ड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, फोर्थ इज ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड यानी वो लोग कहीं पे वर्क करके फर्म्स या प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस को किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करके इनकम जनरेट कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड की जो इनकम होती है वो 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड होती है, जो है वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यानी हम जब इन 4 चीज़ों को ऐड करते हैं, जो भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस वेजेस पे कर रही हैं, रेंट पे कर रहे हैं या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या जो प्रॉफिट पे कर रहे हैं, इन चारों चीज़ का सम टोटल होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेकेंड कंपोनेंट है NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के 3 कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम ऐड करके इसे कैलकुलेट करते हैं। पहला है नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेकेंड नेट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनकम फ्रॉम अब्रॉड, and third is
नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड, यानी जो हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहीं बाहर जाकर के कॉम्पनसेशन रिसीव कर रहे हैं, उसमें से हम माइनस करते हैं जो बाहर के एम्प्लॉयज हमारी कंट्री में आकर के हमसे कॉम्पनसेशन रिसीव कर रहे हैं, तो हमें मिल जाता है नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। उसमें ऐड क्या करते हैं, नेट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनकम फ्रॉम अब्रॉड। भी हमारे कंट्री में कोई भी अब्रॉड से आ रहा है और उसको हम कोई प्रॉपर्टी या एंटरप्रेन्योरशिप दे रहे हैं रेंट पे, या उनको हम सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके थ्रू हमें इनकम वहां से मिल रही है। तो जो हम इनकम रिसीव कर रहे हैं वो बेसिकली हमें अब्रॉड से मिल रही है। उसमें से हम माइनस करते हैं जब हम कहीं बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं और वहां पे कोई प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप के फॉर्म में हम उनसे कुछ सर्विस लेते हैं और उसके बदले में हम उन्हें पे कर रहे हैं। तो जो हम पे कर रहे हैं वो हुई अब्रॉड की इनकम। तो हमारी इनकम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से जो हमें अब्रॉड से मिल रही है उसमें से हम माइनस करते हैं प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो भी हम अब्रॉड को पे कर रहे हैं, तो मिल जाता है नेट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देन थर्ड कैटेगरी है नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड, यानी जो हमारी कंट्री की रेजिडेंट कंपनीज हैं वो कहीं बाहर की कंट्री में जा कर के वहाँ पे वर्क कर रही हैं और वहाँ से प्रॉफिट या इनकम जनरेट कर रही हैं, तो वो उनकी जो अर्निंग्स है उसमें से हम माइनस करते हैं। अगर कोई बाहर की कंपनी हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आकर के अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करती है और वो यहाँ से कोई अर्निंग्स रिसीव कर रही है, तो हमें मिल जाता है नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड। नाउ लेट्स सी फैक्टर इनकम का थर्ड कंपोनेंट जो है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। पहला है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, second is compensation in kind, and third is employers contribution to social security scheme. wages and salary in kind ये 7 further categories में divided है। basic pay, durance allowance, house rent allowance, overtime allowance, CCA, bonus and commission, sick leave allowance। compensation in kind ये भी further कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटीज, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री फूड, फ्री एजुकेशन, कन्वेंस फैसिलिटीज, क्रेंच फॉर चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फॉरगॉन ऑन लोन टू एम्प्लॉयज। देन थर्ड है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती है वो हैं प्रोविडेंट फंड, life insurance, casualty insurance and pension on retirement. Then fourth component factor income का है operating surplus. Operating surplus भी 2 categories में divided है। First है income from property and second है income from entrepreneurship. Income from property में 3 आती हैं, rent, interest and loyalty। कि income from entrepreneurship में प्रॉफिट इंक्लूड होता है। प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का वो क्या है, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस कॉर्पोरेट सेविंग। तो जो भी डिविडेंड्स हैं उसमें हम ऐड करते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स और कॉर्पोरेट सेविंग, तो हमें मिल जाता है क्या, प्रॉफिट। नाउ लेट्स सी नेशनल इनकम को इनकम मेथड से किस तरीके से मेजर किया जाता है। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। सो यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है ये शो कर रहा है किस तरीके से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 3 चीजें दी हुई हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ये तीनों अभी हम लोगों ने फैक्टर इनकम के कंपोनेंट्स में भी पढ़े हैं।
तो इन तीनों को जब ऐड करते हैं, इन तीनों के साथ एक चीज और पड़ी थी NFIA, लेकिन NFIA को हटा दें और सिर्फ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या जिसे कहते हैं डोमेस्टिक इनकम, NDPFC। NDPFC में हम फर्दर ऐड करते हैं NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमें मिलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे बोलते हैं नेशनल इनकम। पहले की वीडियो में ये डिफरेंस मैंने बताया था कि डोमेस्टिक से हम जब नेशनल निकालते हैं तो हम क्या ऐड करते हैं डोमेस्टिक में NFIA, और सेम वही चीज यहाँ पे हुई है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम का सम टोटल आया NDPFC यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और हमें निकालना था नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो उसमें ऐड किया गया है NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर हमें नेशनल इनकम मिल गया, अगर हम इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी ग्रॉस नेशनल इनकम। ये भी बताया गया था कि नेट में अगर हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है ग्रॉस, वहीं अगर हमें ग्रॉस दिया हो, नेट निकालना हो, तो हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से अगर हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है तो हम ऐड करते हैं इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट से जब हम मार्केट प्राइस निकालते हैं तो हम उसमें ऐड करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जितनी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें से माइनस करते हैं सब्सिडीज को, तो मिल जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नाउ लेट्स सी क्या क्या प्रिकॉशंस जरूरी हैं नेशनल इनकम को इनकम मेथड से कैलकुलेट करने में। प्रिकॉशंस इन्वॉल्व्ड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। फर्स्ट इज ट्रांसफर पेमेंट। सबसे पहले अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं इनकम मेथड से तो हमें उसमें ट्रांसफर पेमेंट्स को नहीं इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि जो भी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं वो किसी प्रोडक्टिविटी के लिए पे नहीं किया जा रहा है। ट्रांसफर पेमेंट्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, स्कॉलरशिप या ओल्ड एज पेंशंस, गिफ्ट, ये सारी जिनके लिए कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही है। देन सेकेंड इज इलीगल इनकम, यानी कोई भी इनकम जो इलीगल तरीके से रिसीव हो रही है, जैसे स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट, ये सारी इनकम को भी नेशनल इनकम में नहीं ऐड करना चाहिए, क्योंकि नेशनल इनकम में सिर्फ वही इनकम इंक्लूड होती है जो कि लीगल तरीके से जनरेट हो रही है। थर्ड है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड एंड कैपिटल गेन्स। अगर हम किसी गुड को रीसेल कर रहे हैं तो उससे जो भी इनकम रिसीव हो रही है उसे भी नेशनल इनकम में नहीं ऐड करते हैं। जब वो सबसे पहले प्रोड्यूस हुई थी और सेल हुई थी तो जो उसकी ओरिजिनल मार्केट वैल्यू थी ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुका है। फोर्थ है कॉरपोरेशन टैक्स एंड इनकम टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स क्या है, एक तरीके से प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को हम ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, तो हमें कॉरपोरेशन टैक्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आएगी। और जो इनकम टैक्स है वो भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में इंक्लूड होता है, तो हमें इसे भी नहीं इंक्लूड करना चाहिए नेशनल इनकम में। फिफ्थ है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, वो टैक्सेस हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन पे लगते हैं, और इसी की वजह से मार्केट प्राइस राइज होती है। जब हम नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो ऑलरेडी हम गुड को मार्केट प्राइस में इंक्लूड करते हैं जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इन्वॉल्व होता है, तो हमें फर्दर इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड
नहीं करना चाहिए। Next is include free services provided by owners of the production unit. जितने भी प्रोडक्शन यूनिट के ओनर्स हैं वो कोई भी सैलरी चार्ज नहीं करते हैं अपनी खुद की यूनिट के लिए। और जो भी फाइनेंसेस मिल रहे हैं इसमें किसी भी तरीके का इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, या जो भी वो बिल्डिंग रेंट पे दे रहे हैं उसके लिए कोई भी रेंट चार्ज नहीं करते हैं। तो इनकी जो भी प्रोडक्शन यूनिट के ओनर्स हैं उनकी फ्री सर्विसेज को हमें इंक्लूड करना चाहिए नेशनल इनकम में। नेक्स्ट इज विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन जैसे लॉटरी, जो अनअर्न्ड इनकम है जिसके लिए कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं हुई है, हमें कहीं लॉटरी या किसी फॉर्म में इनकम मिल रही है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, ऐसी प्रॉफिट्स को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड। एम्प्लॉयज का जो कॉम्पनसेशन है वो ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, इंक्लूड करता है वेजेस एंड सैलरीज दोनों कंडीशन में, कैश और काइंड में। तो इसे फर्दर सेपरेटली नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। देन आता है डोमेस्टिक सर्विसेज। डोमेस्टिक सर्विसेज वही इंक्लूड होती हैं नेशनल इनकम में जिसके लिए हम किसी तरीके का पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कोई कुक या गार्डनर या गार्ड्स, इनको रखा गया है डोमेस्टिक सर्विसेज, इनसे रिसीव की जा रही है और इनको पे भी किया जा रहा है, तब इनकी इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी डोमेस्टिक सर्विसेज हैं जिसके लिए हम पे नहीं कर रहे हैं, वो खुद से लव एंड अफेक्शन में वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, तो ऐसी सर्विसेज को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज इनपुट रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। कोई ओनर अपने हाउस को अपने खुद के लिए यूज कर रहा है, तो हाउस का जो रेंट है उसको मार्केट प्राइस पे हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो जो ओनर है वो अपने लिए यूज कर रहा है हाउस, उसके लिए कोई रेंट पे नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या है, एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एक फैक्टर पेमेंट की तरीके से नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज डेथ ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। टैक्सेस को हम अपनी वेल्थ या अपनी सेविंग्स में से पे करते हैं, तो इनको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले के टाइम में नेशनल इनकम में शो हो चुकी है, उसको हम दोबारा से नेशनल इनकम में शो नहीं कर सकते हैं।